वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुन साथी भाई शुभ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साहब, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज शुभ उठाता है। और आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हमारे साथ बहुत ही होनहार सूझवान हमारे जो राम मेहर मलिक जी हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, तो ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो इनके इनसे मुलाकात कर रहे हैं आज। तो खास बातें करेंगे, बहुत सारी फौज की क्या जिम्मेदारियां हैं और कैसे निभा रही हैं, फिर आने वाले वक्त में इन्हें क्या कुछ करना है, तो सभी बातें मतलब इस विषय पर बात करेंगे। तो पहले का स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी राम मेहर मलिक जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल प्राजी, सत श्री अकाल। मेरे वालों सारे भारतवासियों ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ भारत ਦਾ ਨਾਂ रोशन कर रहे हैं, सब ਨੂੰ मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। जी स्वागत आपका स्पेशल है और धन्यवाद आपका। आप हमारी एक आवाज में ही हमारे साथ जुड़ के बहुत सारे तो हमसे कई बार फोन करवाते हैं, कई महीने तक टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आपका स्पेशल धन्यवाद है। तो आप हमारे साथ जुड़े। तो ये हम कर शुरुआत में जब आप फौज में रहे हैं पहले, तो हम 2-3 सवाल फौज के बारे में करेंगे। उसके बाद में मैं आपसे जो मेन जो प्रॉब्लम हमारी है, भारत की जो समस्या चल रही है, पार्टी के बारे में बात करें, उसको सुधारा कैसे जा सकता है और इसमें इससे बाहर कैसे निकाला जा सकता है। तो फौज की जो जिम्मेदारियां हैं, मेन जिम्मेदारियां फौज की क्या होती हैं, जो जिससे मतलब भारतवासियों को पता होना चाहिए कि फौज की जिम्मेदारी मेन क्या होती है। ये फौज जो आज है, ये सही तरीके से काम कर रही है, नहीं कर पा रही है, इसके बारे में थोड़ी क्या कहेंगे आप? जी प्राजी, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा, हमारी जो फौज है, हमारी जो सेना है, भारत की सेना, ये दुनिया में नंबर 1 सेना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है, यानी कि राजनीतिक जो दखल है, वो सेनाओं में नहीं होनी चाहिए, जो कि होती आ रही है। आजादी के बाद से आज तक सेनाओं को राजनीतिक दखल से मुक्त नहीं किया गया है। मैं बड़ा दुर्भाग्य समझता हूं इस बात का। और वर्तमान में जो वैसे 75 साल में सेनाओं का जो मान इनको मिलना चाहिए था, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। केवल एक सरकार आई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो कि ईमानदार थी और सैनिक और किसान की तरफ वो डेडिकेटेड थी। उन्होंने बोला भी था, एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज की सरकारें उस नारे को उल्टा कर रही हैं, मर जवान मर किसान। न इन सरकारों को जवान की चिंता है, न इन सरकारों को किसान की चिंता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं प्राजी, हमारी सेनाओं जैसा जज्बा धरती के ऊपर किसी भी सेना में नहीं है। अगर हमारी राजनीतिक दखल बंद हो जाए तो हमारी सेना का मुकाबला किसी भी देश की सेना नहीं कर सकती है। आज भी यानी माहौल बिल्कुल एक किस्म से पिछले 8 साल से तानाशाही चल रही है देश के अंदर। उसके बावजूद भी सेनाएं बखूबी अपनी जिम्मेवारियां निभा रही हैं। लेकिन मैं ये जरूर आगाह करना चाहूंगा पूरे देशवासियों को भी, और आपके माध्यम से मैं समझता हूं पूरे विदेशों तक ये जाएगी कि फौज को राजनीतिक दखल से मुक्त रखना चाहिए। क्योंकि अगर सैनिक का मोराल अगर खराब हो जाता है, सैनिक की भावनाएं अगर आहत होती हैं, तो उसका नुकसान देश को हो सकता है। मैं एक आगाह करना चाहूंगा कि राजनीति को बिल्कुल सेनाओं को दखल नहीं देना चाहिए। सेनाओं को अपने तरीके से काम करने की इजाजत होनी चाहिए, जो कि वर्तमान में नहीं है। अब मेरा सवाल करने का मतलब ये था कि बहुत सारे हमने देखा है, जो जून 84 की बात करते हैं हम, तो तो देश की जो सेना होती है, बाहर के जो हमले होते हैं उनको रोकने के लिए होती है या देश की सुरक्षा के लिए होती है, मतलब देश को अपने मतलब सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन कोई भी सेना किसी भी विदेश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई भी देश की सेना अपने देश के मतलब किसी धार्मिक स्थान के ऊपर या किसी के ऊपर हमले नहीं करती है। उसको मतलब समझा बुझा तो सकते हैं, लेकिन हमले नहीं करते। लेकिन 1984 में जो कांड हुआ था, चाहे वो मीडिया के थ्रू उनको भड़काया गया, कुछ भी क्या है, ये आपको उसमें क्या समझते हैं कि ये जायज था या नाजायज था? जी नहीं वीर जी, मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहूंगा, सेनाएं होती हैं एक्सटर्नल जो अटैक होते हैं, यानी कि बाहर से हमारे सीमाओं पर जो अटैक होता है उसकी रक्षा के लिए सेनाएं होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में सेनाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसका करने का एकमात्र तरीका है
जो इनकी जो है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सरकारों का रहा है वो बिल्कुल नाकामयाब रहा है। ये फेल रही है हर जगह पर, इनकी पुलिस फेल होती है, और जब ये फेल होते हैं तो ये सेनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। सेनाओं को दखल नहीं देना चाहिए इंटरनल डिस्टर्बेंसेज में, क्योंकि इसमें सेनाओं का मनोबल जो है खराब होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सेना एक डिसिप्लिन सेना, वो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकारों को मना नहीं कर पाती है। बट मैं यहाँ कहना चाहूंगा प्राजी, हमारे जो सेनाध्यक्ष होते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है देश के प्रति, न कि सरकार के प्रति। लेकिन आज वर्तमान में सरकारें सबको गुलाम बनाने के लिए गुलामी की तरफ बढ़ा रही हैं, और सेनाओं को भी ये चाहती है कि ये गुलाम हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर सेनाओं की दखल नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो राजनीति वाले ये माहौल खराब करते हैं, जब इनसे प्रशासनिक तौर पर इनसे संभलता नहीं है तो सीधी बात है ये तुरंत जो है सेना को आदेश देते हैं। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। किसी भी धार्मिक स्थल पर सेनाओं की दखल नहीं होनी चाहिए। सेनाओं का केवल जो बाहरी जो हमारी रक्षा होती है देश की, वहीं तक होना चाहिए इनका। जी जी, खास करके जो अगर सैनिक है, इसको सुनेंगे हम, उसको एक बात बताना चाहते हैं। सैनिकों के अपने बलबूते पर वो सेना में भर्ती हुए, वो अपने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भर्ती हुए। उन्होंने कहे वो एकदम जो है भाई रिश्वत देकर तो भर्ती नहीं हुए होंगे। तकरीबन 99% तो अपने बलबूते पर भर्ती हुए हैं, और अपने जो एजुकेशन के बलबूते पर भर्ती है, संविधानिक भर्ती बलबूते है। लेकिन इसके बलबूते पर अगर आप किसी की चमचागिरी करने के लिए वहां पर भर्ती है, तो फिर तो आपका कोई इसमें रहने का मतलब है नहीं फौज में। तो हम चाहते हैं कि अपने अंदर के जमीर को जगाएं। किसी नेता तो आज है, कल वो खत्म कहानी। अब तो बचपन से लेकर मतलब जितने भी साल लगते हैं इसमें, तकरीबन 20-25 साल तो सेवा होती होगी तुम्हें। तो इसमें अपने बलबूते पर, अपने जिम्मेदारी के ऊपर इस पर सेवा करें। किसी के गुलाम नहीं है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने आपकी काबिलियत करके मिली, आपको जो मिली है। लेकिन किसी के अगर द्रोह में आकर के या किसी के गुलाम बनकर काम कर रहे हैं तो जिंदे भी मुर्दे के समान है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे आने वाले। जैसे हम अपना पार्टी बनाई है, तो पार्टी किस मकसद से बनाई? इसके पीछे जैसे बहुत सारे जो चोर डाकू लुटेरे बैठे हैं, लूटने वाले, और लूट रहे हैं दिन रात। करोड़ों करोड़ रुपए में टिकटें बिक रही हैं। और जो आदमी पहले कहकर आए थे कि हम तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो भी भ्रष्टाचार में विलीन हो गए हैं। तो आप इतनी पार्टियां दुनिया भर की खुली हैं, फिर भी आपने पार्टी खड़ी कर दी है। इसका कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? राजी, इसका एक मात्र कारण है, बिल्कुल आपने सही कहा है, करीब 2,500 से ज्यादा राजनीतिक दल ऑलरेडी देश में हैं, बिल्कुल हैं, और ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं थी। लेकिन 75 साल से आजादी जब से देश को मिली, हालांकि आजादी देश को मिली नहीं है, हमारे महान शहीद अपनी कुर्बानियां देकर चले गए। वो गोरे अंग्रेजों को भगा के चले गए, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज ले लेंगे और देश का ऐसा बुरा हाल करेंगे। ये उनको नहीं मालूम था। आज मुझे पूरा भरोसा है उनकी आंख से खून के आंसू गिर रहे हैं जब इनकी हरकतें देखते हैं, इनके अत्याचार यानी इन्होंने तो गोरे अंग्रेजों को भी भुला दिया है। उनसे कहीं ज्यादा अत्याचार देश में ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। राजी, हमारा पार्टी बनाने का मकसद ये था, जब हम सेना में खड़े, जब तैनात हैं, या मैं तैनात था या मेरे और साथी तैनात थे, और आज हमारे बच्चे, हमारे भाई वहां तैनात हैं, और जब एक सैनिक बॉर्डर पर खड़ा होता है तो दुश्मन की गोली में और हमारी छाती में कुछ मीटर का फासला होता है, मगर हम वहां डगमगाते नहीं है। हमें वहां बिल्कुल परिवार की याद नहीं आती है कि यार ये गोली मुझे लगी तो मेरे परिवार का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। कोई बात ऐसी नहीं। वहां पर केवल एक ही भावना होती है, मेरे पीछे मेरा देश मेरे भरोसे पर है, वो मेरे भरोसे पर सारे काम कर रहा है। मैं इस दुश्मन को यहीं ढेर कर दूंगा, इसको अपने देशवासियों तक नहीं जाने दूंगा। और प्राजी, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा, जब हम देश की रक्षा के लिए वहां खड़े हैं, हमारा कोई यह मकसद नहीं है कि मैं हिंदू की रक्षा करूंगा या मुस्लिम की रक्षा करूंगा या ईसाई की रक्षा करूंगा या एक सिख भाई की रक्षा करूंगा। नहीं, मेरे लिए देशवासी है, वो देशवासी है। सेना के अंदर कोई जाति और धर्म नहीं होती है। सेना में एक ही जाति होती है, इंसान, और एक ही धर्म होता है, इंसानियत। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे राजनीतिक सिस्टम में ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ये बेईमानी है प्राजी, और ये बेईमानी बढ़ती जा रही थी। इसलिए हमें, और ये वर्तमान का मैं आपको बता देना चाहता हूं ईमानदारी से, जो वर्तमान में सरकार है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं वीर जी, मैं वही कहूंगा आपसे, जो सच्चाई है वो किसी को कड़वी लगेगी, वो उनकी मर्जी है। मैं बिना सच्चाई के कुछ भी नहीं कहूंगा, भावुक होकर कुछ भी नहीं कहूंगा। ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब हम वहां रक्षा करते थे,
पूरे देश की, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी हम रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन वो रक्षा के काबिल नहीं थे। वो भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम उनकी भी रक्षा कर रहे थे। और वर्तमान में जो सरकार है, ये प्रधानमंत्री महोदय, आज के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये जब पीएम कैंडिडेट चुने गए थे 13 सितंबर 2013 को, इनकी प्राजी पहली रैली हुई थी, भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी वो पहली रैली, यानी पीएम कैंडिडेट चुनने के ठीक 2 दिन बाद 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में रैली थी, जिसमें मैं और मेरी पत्नी संतोष मलिक हम दोनों हाजिर थे। हमारे और बहुत सारे साथी सैनिक अधिकारी बहुत सारे थे, और वहां पर लंबा चौड़ा भाषण किया था इन्होंने जब ये पीएम उम्मीदवार थे, बहुत लंबा। लेकिन इसमें 3 मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्राजी। नंबर 1, इन्होंने कहा था पूरे सैनिकों को, 7.5 लाख के करीब सैनिक थे, इतने सैनिक कभी मैंने नहीं देखे रैली में। और इन्होंने सबको कहा, आज तक की सरकारों ने आपके वोट बैंक का मिसयूज किया है, आप मेरी सरकार बनवाइए, आपकी एक रैंक एक पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन जो पेंडिंग है सालों से, वो हम 100 दिन के अंदर देंगे। नंबर 1 ये बात कही। नंबर दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि कोई भी सरकार काला धन लाना नहीं चाहती है, वो काले धन का नाम लेते हैं कुर्सी तक पहुंचने के लिए। आप मेरी सरकार बनवाइए, 100 दिन के अंदर मैं काला धन लाऊंगा और हर एक देशवासी को 15-20 लाख रुपए ऐसे ही उसके खाते में आ जाएगा। ये शब्द इन्होंने कहा था प्राजी। तीसरी बात कही थी कि पाकिस्तान वाले हमारे सैनिकों का सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। आप मेरी सरकार बनाइए और माहौल ऐसा होगा कि एक के बदले 10 सर लाऊंगा। प्राजी, मैं और लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा, मैं केवल इन 3 चीजों की आपको बताता हूं। काले धन के बारे में इनके गृह मंत्री ने 2017 में जब रैली थी उत्तर प्रदेश में इनकी चुनाव के टाइम, इन्होंने खुद कहा है स्टेज से भरी दुनिया के बीच में कि वो एक जुमला था, काला धन ना आता है ना 15-20 लाख किसी को मिलते हैं, वो एक जुमला था। ये शर्म की बात है, कोई आदमी आज सरकार में बैठा है और वो झूठ बोल करके आया है, खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वो जुमला था। और जहां तक बात रही एक के बदले 10 सर लाने की, प्राजी ईमानदारी से पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, पहले से कहीं ज्यादा शहीदियां हमारी इस सरकार के टाइम में हुई हैं। पहले शहीदियां होती थी लेकिन उनसे कहीं ज्यादा अब हुई हैं। कहां गया इनका वादा एक के बदले 10 सर लाने का? इसके इन्होंने यह भी कहा था कि हमारे चाइना हमको दखल दे रहा है और हमारे प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री को लाल आंखें करके बात करनी चाहिए चाइना से। आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की आंखें ना लाल है, ना काली है, ना पीली है, हमें पता ही नहीं इनकी आंखें कहां चली गई। ये चाइना से इतने डरते हैं। हमारे 20 जवानों को इन्होंने मरवा दिया था वीर जी। 62 की लड़ाई के बाद हमारे कोई जवान चाइना बॉर्डर पर शहीद नहीं हुए। इस निकम्मी सरकार ने हमारे 20 जवानों को शहीद करा दिया। इन्हीं की गलती की वजह से, हमारे जवानों की गलती नहीं थी, इनकी गलती। अच्छा, तीसरा वादा जो वीर जी 1 रैंक 1 पेंशन का इन्होंने कहा था 100 दिन में, हम लोगों ने 100 दिन इंतजार किया, 200 दिन किया, 300 दिन किया, 400 दिन किया। आखिर में जनरल सतबीर सिंह जो मुहिम चला रहे थे, हम सब इकट्ठे हुए, हमने डिसाइड किया ये गैर जिम्मेदार सरकार है, अनरिलायबल गवर्नमेंट है, हमें इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। उसके बाद जनरल सतबीर ने 8 चिट्ठियां लिखी हैं, कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोगों ने 14 जून 2015 को जंतर मंतर के ऊपर एक बहुत बड़ी रैली की है और उसमें फिर सरकार को चेताया है कि आज रात 12 बजे तक अगर हमारी बात नहीं सुनी गई या हमें कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिया गया तो कल से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। तो स्वभाव के मुताबिक प्राजी इनका कोई जवाब आया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जवाब देना ही नहीं था। और 15 जून 2015 से सैनिक जंतर मंतर के ऊपर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हालांकि कुछ साल चलने के बाद ग्रीन ट्राइब्यूनल ने वहां से हटवा दिया, लेकिन आज भी सैनिक जंतर मंतर पर आज भी जाते हैं। 50-40 सैनिक जाते हैं, 1-1.5 घंटा बैठते हैं और वहां से आ जाते हैं। और इन्होंने जो 1 रैंक 1 पेंशन जो दिया है वो लंगड़ी करके दिया, टांग काट के दिया है। जो 2 पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था, कोश्यारी कमेटी से अप्रूव हुआ था, वो नहीं दिया है, वो जल्दबाजी में दिया। क्योंकि 2015 में जब बिहार के चुनाव होने थे तब इन्होंने जल्दबाजी में वो सैंक्शन कर दिया। और दुख की बात यह है प्राजी, जब हम इनके पास गए हैं सरकार के पास, अरुण जेटली उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर थे। जब हमारा डेलीगेशन गया और जनरल सतबीर ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे वायदा किया था, तो मुझे दुख हो रहा है ये बताते हुए, श्री जेटली जी ने, जो कि आज नहीं है इस दुनिया में,
उन्होंने सीने पर हाथ लगा के अपने आप को एक लीडर, यानी कि मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग अपने आप को नेता किस तरह से बोलते हैं। नेता इस देश में केवल एक ही हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, बाकी कोई नेता, ये लोग कैसे नेता हो सकते हैं? इनको हम कैसे नेता बोल सकते हैं? जो भ्रष्टाचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, वो नेता कैसे हो सकते हैं? ये अपने आप को नेता बोलते हैं। नेता होता है जो लीड करे। ये क्या लीड करते हैं? ये देश का भट्टा बैठा रहे। तो जेटली जी ने सीने पर हाथ लगा के ये कहा था, जनरल साहब, हम हमारे मतलब चुनाव के समय हम नेता, ऐसे हाथ लगाया सीने में, हम नेता जो वायदे करते हैं वो सारे पूरे करने के लिए थोड़े होते हैं। राजी, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल हुई बातें, इसमें कोई भी हवाई बात नहीं है। क्लियर कट जेटली ने कहा था कि चुनाव के समय हम जो वादे करते हैं वो सारे पूरे करने के लिए नहीं होते। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है प्राजी, ये शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री को, शर्म आनी चाहिए जो इतने बड़े देश के फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनकी ये भावना है। वो नेता कैसे बोलते हैं अपने आप को? दूसरी बात प्राजी, मनोहर पर्रिकर को सब जानते थे, बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं वो गोवा के, उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, इतने अच्छे इंसान थे। उन्होंने भी ये कहा है, शायद वो प्रधानमंत्री के दबाव में थे, उन्होंने भी ये कहा है कि बैठे रहो, कितने दिन तक बैठोगे, हमने जो देना था दे दिया, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। ये सैनिकों को बोल रहे हैं प्राजी। आज जो सैनिक, भूतपूर्व सैनिक जो जंतर मंतर बैठ कर मांग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल आज जो हमारे सेना में हैं, कल को उनको भी आकर बैठना है। इससे सेना के मनोबल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, इनको आगाह करना चाहता हूं, सेनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। सेनाओं के ऊपर ही देश का भविष्य टिका है, वरना इन लोगों के ऊपर अगर रहे तो ये तो लूट के बिल्कुल खा जाएंगे, काफी लूट लिया है। यानी आज जो सैनिक हैं उनको ये पता है, मेरा पिताजी, मेरा ताऊ जी या मेरा दादाजी आज जंतर मंतर पर बैठ के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शायद कल को हमको भी लड़नी पड़ेगी। राजी, मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, ना किसी को मैं बहका रहा हूं, लेकिन ये स्वाभाविक है, सैनिक भी इंसान है, उसके अंदर भी दर्द है, दर्द को वो भी महसूस करता है, करना जानता है। कोई ये अगर समझे कि कल मेरा भी यही हाल होना है और गलती से उसकी बंदूक का मुंह बाहर की बजाय अंदर हो जाए तो देश का क्या हाल होगा। मैं ये आगाह करने के लिए कह रहा हूं, किसी को भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन ये स्वाभाविक है क्योंकि वो इंसान हैं, अपने दर्द को समझते हैं, उन्हें मालूम है हमारे अधिकार। जब हम इतनी मेहनत से इतना सब कुछ कुर्बान करके हम नौकरी करते हैं सेना में, हर माहौल के अंदर हम रहते हैं, हर हालात का हम सामना करते हैं, और फिर भी सरकार अगर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है तो वो स्वाभाविक है कि उसके अंदर दर्द जागेगा और वो दर्द जो है कुछ गलत तरीके से भी सामने आ सकता है। वीर जी, ये है एक तो लड़ाई और सैनिक का जो मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने नीचा गिराया है। वर्तमान सरकार सबसे नाकाबिल साबित हुई है, सबसे गैर जिम्मेदार साबित हुई है। ये केवल धर्मों में लड़ाई कर रही है, जातियों में लड़ाई करा रही है, सैनिक को भी नहीं छोड़ रही है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है अपराधी। अगर इसे जल्दी नहीं संभाला गया तो देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जी जी, दरअसल ये सरकार जो है ना, सरकार नहीं है, ये चमचू सरकार है। जो अडानी अंबानी है उसके गुलाम लोग हैं, तो गुलामों से क्या आप किस बात का वो रखते हो? मतलब गुलाम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो पीछे से डंडा उठाते हैं, इनको मारते हैं, इनको बेटा ये काम कर लो। तो ये मोदी भी है, योगी, ये सब के सब गुलाम लोग है, गुलामों से कोई विश्वास। आप लोग जो है ना अपने तरीके से कोई ऐसा मतलब सिस्टम लागू करे ताकि ये आपकी तरफ को खुद दौड़ करके आए, खुद आपके कटोरा लेकर भीख मांगे आप लोगों से आकर के। ऐसा इनसे भीख मांगेगा तो ये इनके पास में पहले कटोरा है, तो कटोरा जिनके हाथ में पहले से कटोरा है, इनको करोड़ों रुपए इनके पास में, अरबों खरबों इनके पास में पड़े, फिर भी इनके हाथ में कटोरा है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों को गुलामी कर रहे हैं। तो गुलाम आदमी कभी किसी की रक्षा नहीं कर सकता, ना ही किसी के हाथ में दे सकता है। तो आपके सामने जितने आपने बातें रखी है, कौन से पूरा भी नहीं, कोई भी नहीं पूरा किया लोग, तो नहीं कर सकते पूरा, क्योंकि इनके अंदर है ही कोई हिम्मत नहीं है। जो लोग गुलाम, जो लोग मतलब जिनकी नीयत माड़ी होती है, जिनके जो देश का भविष्य खराब करना चाहते हैं, वो कभी किसी का मतलब, आप तो सैनिक हैं। और यहाँ पर नौजवानों का हालात देख लो, और बहुत सारा हालात देख लो, औरतों का हालात देख लो, मतलब चारों तरफ से हालात इतने खराब हैं कि पूछो मत ना। चलिए, ये तो जैसे चलना चले। अभी बताएं कि भारत की जो मेन समस्या, आपने जैसे पार्टी बनाई है, तो भारत की मेन समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है? जी राजी, मैं बिल्कुल आपके सवाल को जो है ना बहुत गंभीरता से लूंगा और इसका पूरा जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आपको दो बात और बता देना चाहता हूं इस वर्तमान सरकार की। राजी, ये अब आपको पता है, पूरे देश को और दुनिया को पता है, आरएसएस की मानसिकता को सब जानते हैं। लड़ाई के संघर्ष में आरएसएस हमेशा
अंग्रेजों के साथ था, इन्होंने कभी देश का साथ नहीं दिया। ये जो हमारे महान शहीद थे ये उनके खिलाफ थे, आरएसएस वाले उनके खिलाफ थे, लेकिन ये देश को जितना बर्बाद करना चाह रहे थे उस वक्त ये नहीं कर पाए। अब इन्होंने दुर्भाग्य से ये सरकार, पहले वाली जो सरकार थी वीर जी 2014 में, वो मैं मानता हूं चलो शायद चुनकर आई थी, क्योंकि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, लोग उससे थोड़ा सा पीड़ित हुए थे और इसको चुन के ले आए। लेकिन 2019 का जो चुनाव हुआ है ये सरकार चुनी हुई नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ईवीएम मशीन की साजिश से ये सरकार आई है, वरना इन्होंने देश में कोई काम नहीं किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं वीर जी, हमेशा हर सरकार का जब भी वो चुनाव में जाती है उनके कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ वायदे होते हैं। इस वर्तमान सरकार के भी 2014 में काफी मुद्दे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत सारे थे। और 2019 में मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहूंगा, आप सब ने भी देखा है, कोई मुद्दा नहीं था, ना महंगाई के बारे में बोला, ना इन्होंने बेरोजगारी के बारे में बोला, कुछ नहीं है, केवल एक ही मुद्दा था। शर्म की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगी। मैं कहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए जो पुलवामा के, देखिए पुलवामा के शहीद का, पुलवामा के अटैक का वीर जी आज तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है। मुझे संदेह है इसके अंदर कोई साजिश थी, मुझे संदेह है। क्यों सरकार अभी तक नहीं आई, क्यों उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है? क्या वो अचानक अटैक था या उसमें कोई साजिश थी? इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। और उन शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री महोदय वोट मांग रहे हैं, शर्म की बात है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो रिलीज किया था, मैंने उसमें भी कहा था, क्या प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाया है? नहीं बनाया अपराधी, फिर उनको शर्म आनी चाहिए वोट मांगते हुए। अगर इनके परिवार से उम्मीदवार बनाया होता तो उसके लिए वोट मांगते, अच्छे लगते। यानी शहीद हुए हैं हमारे जवान और वोट मांग रही है ये सरकार। ना महंगाई का मुद्दा था, ना बेरोजगारी का, क्योंकि इनको पता है ईवीएम मशीन में पूरी सेटिंग कर रखी है, इलेक्शन कमीशन का इनका पूरी सांठगांठ है। और ईवीएम मशीन से इन्होंने, यानी जब कुछ किया ही नहीं काम तो वोट कौन देगा इनको? जनता ने वोट नहीं दिया है, ईवीएम मशीन से चुन के आए हैं। और यही कारण है वीर जी, ये परवाह नहीं कर रहे हैं तानाशाही तरीके से, क्योंकि इनको मालूम है जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, जनता को आगे भी वोट नहीं लेनी है। ये केवल तानाशाही के तरीके से ईवीएम से वोट ले रहे हैं और ये देश का दुर्भाग्य होगा। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा, हमारे भारतवासी, हमारे भाई बहन बच्चे जो विदेशों में भी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जब इनके ये नारे लगाते प्रधानमंत्री जाते हैं तो मोदी मोदी करके नारे लगाते हैं, उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए देश में हालात क्या हो रहे हैं। केवल एक तानाशाही की वहां नारे लगाने अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। उनके भी, हमारे जो भाई बच्चे हमारे विदेशों में बैठे, उनका परिवार भी तो हिंदुस्तान में है, वो उनसे भी तो पूछ लें कि यहाँ हालात क्या है देश के। क्या ये प्रधानमंत्री नारे लगाने लायक हैं? क्या ये जय जयकार करने लायक हैं? जो देश को नफरत से भरने लग रहे हैं, पूरी तरह तोड़ने लग रहे हैं। तो वीर जी, ये इनका, मैं ईमानदारी से बताऊं, आज ये आरएसएस का एजेंडा लागू करके देश को खत्म करना चाह रहे हैं। इनका अगर जल्दी से जल्दी इनको उखाड़ा नहीं गया तो ये देश बचेगा नहीं। इतना सुंदर देश है, इतना पवित्र देश है, इतनी पवित्र हमारी धरती है, यहाँ बड़े बड़े महान शहीद हुए हैं, ऐसी ऐसी महान, और हर धर्म में हुए वीर जी। सिख धर्म में एक से एक बड़ा उदाहरण मिलेंगे, मुस्लिम धर्म में भी मिलेंगे, हिंदू और क्रिश्चियन में भी ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। फिर हम कैसे नफरत कर सकते हैं? लेकिन ये केवल नफरत का बीज बो रहे हैं। अब देखिए, वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, काम नहीं करते हैं। 18 घंटे वो साजिश करते हैं कि कितना लूट लिए है, कितना बाकी है, और बाकी को लूटने के लिए अब क्या क्या प्लान चेंज करना है, केवल उनकी यही प्लानिंग है। तो प्राजी, हमने ये पार्टी जब बनाई थी तो हमने यही सोच के बनाया था। प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत, और इनका शायद मानना यह है कि गलियों में और सड़कों में झाड़ू लगाएंगे और भारत स्वच्छ हो जाएगा। मैं इसके विपरीत हूं प्राजी, बिल्कुल उलट हूं। मैं कहता हूं कि जिस दिन झाड़ू राजनीति में लगेगी, भारत उस दिन स्वच्छ होगा। गंदगी सड़कों पर और जमीन पर, गलियों में नहीं है, गंदगी राजनीति में है। हमें झाड़ू राजनीति में लगाने की जरूरत है। तो मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, इनको जितना जल्दी उखाड़ देंगे तो बचा हुआ जितना देश है बच जाएगा, और बाकी को हमें वापस खड़ा करने में जो भी सरकार आएगी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो प्राजी, हमारा सपना यह है, नंबर 1, जो चुनाव में उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, पहले चयन करते हैं, बाद में उसका चुनाव होता है, तो ये चयन करने का अधिकार पार्टियों ने ले रखा है। और ये चयन उसका करते हैं जो गुंडे बदमाश हैं, जो इनके लिए कमाई करके ला के देंगे। और हमारा जो है इसके विपरीत है। मैं वीर जी आपको एक चीज और बता दूं, मेरी पत्नी संतोष मलिक एक एनजीओ चला रही है, मतदाता जागृति संगठन, यानी अवेयरनेस, वोटर्स अवेयरनेस। उनका काम है, देश भर में वो घूम रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यानी हम जाते हैं वीर जी,
जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र है चाहे वो संसदीय क्षेत्र है, उनके लोगों से ये एनजीओ संपर्क करता है और सबको बोलते हैं, युवाओं से भी मिलते हैं, बुजुर्गों से भी मिलते हैं, महिलाओं से भी मिलते हैं। हम उनको कहते हैं कि आपके हल्के में, आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी डेडिकेटेड आदमी आप समझते हैं सबसे ईमानदार, उसका नाम दीजिए, हम उसको टिकट देंगे फ्री में। आज टिकटें बिक रही हैं, आपने बहुत सही कहा वीर जी, करोड़ों रुपए में टिकटें बिक रही हैं। आज कोई इनके पास टिकट लेने चला जाए और इन्होंने मांगी कीमत 7 करोड़, कल कोई किसी दूसरे को पता लगे और वो 10 करोड़ देगा तो टिकट उसको मिलेगी। ना उसका चरित्र देखते हैं, उसकी कुछ भी नहीं देखते बैकग्राउंड। तो मैं अपने देशवासियों से ये भी निवेदन करूंगा, आंख बंद करके आप वोट मत दीजिए। सबसे पहली बात तो वीर जी, वोट देने की अपील का आज कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार बन नहीं रही है, सरकार ईवीएम से बन रही है। ईवीएम को हमें हटाना होगा। अगर हम ईवीएम हटाने में कामयाब नहीं हुए तो 24 में इनको कोई हरा नहीं सकता वीर जी, क्योंकि ईवीएम मशीन की सेटिंग है। आज देश में 20 लाख मशीनें गायब हैं, 20 लाख ईवीएम मशीन गायब है प्राजी, वो कहां है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। हमने आरटीआई से खबर ली थी कि इलेक्शन कमीशन के पास इस इतने समय में कितनी मशीनें आई, इन्होंने डिटेल दी और उसके बाद हमने जिनसे इन्होंने ली हैं उनसे भी मांगी, उसमें 20 लाख का फर्क आ रहा है। 20 लाख मशीनें ज्यादा आई हैं और ये कम बता रहे हैं। वो 20 लाख मशीनें साजिश के लिए रखी हुई हैं। हमें पूरे देशवासियों को, चाहे हमारे भारतवासी यहाँ बैठे हैं या विदेशों में, हम सबको एक मुहिम चलानी होगी, ये गंभीरता से लेकर के ईवीएम मशीन को तुरंत हटाना होगा। और हमारा भी अमीर जी, हमारा ये है कि गरीब, मजदूर, जवान और किसान जब तक प्रशासन का हिस्सा नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये जो झूठे नारे देते हैं कि हम देश को विश्व शक्ति बनाएंगे, विश्व शक्ति नहीं, ये देश को गुलाम बनाने जा रहे हैं। आज भारत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे के स्तर पर पहुंचा दिया इन्होंने। इनकी मानसिकता, ये देश का भला चाहते ही नहीं प्राजी, ये देश को बर्बाद करना इनका एजेंडा है, यानी आजादी से पहले का एजेंडा है इनका। इनके तो आदमी भीख मांगते थे उनसे, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते थे। हमारे आदमी जो जितने हमारे महान शहीद हुए, सीना तान के शहीद यहाँ देकर चले गए, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं की है, इनके आदमियों ने मंजूर की है। जेल से छूटने के लिए उन्होंने माफिया मांगी है। शर्म आनी चाहिए आज वो और वो अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि इनसे बड़ा देशद्रोही का कोई काम हो नहीं सकता जो ये सरकार कर रही है, और हमारे आप को यानी 140 करोड़ लोगों को ये देशद्रोही बताते हैं। और दुख की बात यह है प्राजी, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ जिसने आवाज उठाई उसी को दबा दिया गया है, उसको मरवा दिया है। या ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। क्या बीजेपी के अंदर सारे दूध के धुले हैं, सारे गंगा स्नान करके आए हैं? बीजेपी के किसी के ऊपर कोई केस नहीं है, वो सारे शुद्ध होकर के आगे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। राजी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से, लोगों से, कि ये वक्त है, इसके बाद शायद हमें पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने। यहाँ पर कोई किसी की गुलामी नहीं है, केवल ईमानदार और चरित्रशील लोग इसके लिए चाहिए। अगर ईमानदार नहीं है, चरित्रशील नहीं है, तो फौजी जनता पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। हम चाहते हैं डेडिकेटेड हमारे बच्चे, भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग भी पूरी ईमानदारी से हिस्सा लें, खुद इस पार्टी को चलाएं, खुद अपने आप उम्मीदवार अपने हल्के से तय करें, जो कि एनजीओ हमारा मतदाता जागृति संगठन कर रहा है। और हम एक पैसा भी टिकट का नहीं लेते वीर जी, हम फ्री में टिकट देते हैं ताकि गरीब से गरीब आदमी इसका हिस्सा बन सके। अब ये बताइए वीर जी, जो 10 करोड़ रुपए दे के आएगा तो वो क्या करेगा? वो कोई काम नहीं करेगा, वो 10 करोड़ पहले वसूल करेगा, फिर अगले 5 साल बाद उसको फिर टिकट लेनी है और महंगाई बढ़ेगी, वो टिकट 20 करोड़ में मिलेगी, वो 20 करोड़ फिर कमाएगा, फिर वो पार्टी के अध्यक्ष की सेवा करेगा, क्योंकि टिकट तो उसी ने देनी है, 20-30 करोड़ उसको कमा के देगा। तब तक उसको आनंद आने लगेगा और वो इसी में लिप्त रहेगा, वो जनता का कुछ नहीं करेगा। मैं निवेदन करता हूं, फौजी जनता पार्टी को अगर आप कामयाब करेंगे तो हमारे महान शहीदों के जो सपना था, उन्होंने, उनके सपनों के भारत का हम लोग निर्माण कर सकेंगे। उनके सपने थे एक ईमानदार भारत, एक ईमानदार नागरिक, मेहनती नागरिक, और अपनी। अभी देखिए एक चीज और मैं बीच में बताना चाहूंगा वीर जी, कुछ निकम्मेपन एक और भी आगे, एक और सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो फ्री 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 बोल बोल करके लूट रहे हैं, फ्री दे करके लाइसेंस ले लेते हैं फिर लूटते हैं। अगर हम ये फ्री देना चाहें, फ्री का इतिहास दुनिया के अंदर मौजूद है, जिन देशों ने फ्री में दिया है उनका क्या हाल हुआ है, तो ये भारत को भी ऐसे ही करना चाह रही है। ये पार्टी भी इनसे कोई अलग नहीं है, जो कांग्रेस बीजेपी ने किया है वही आम आदमी पार्टी, ये इनसे भी खतरनाक है। हमें इससे भी पार पाना होगा, इसे भी हमें बेदखल करना होगा, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं, और फौजी जनता पार्टी का नारा है पराजी, पहला नारा है सरहद से संसद,
हम लोग कल तक सरहद पर थे, देश की सरहद पर रक्षा कर रहे थे, आज हम संसद की रक्षा करेंगे। दूसरा नारा हमारा है, हम मुफ्त में देने की बजाय इंडिविजुअल को पैरों पर खड़ा करेंगे। जिसको जरूरत है संसाधन की उसको पैरों पर खड़ा करेंगे, फ्री का नहीं देंगे। हम किसी को फ्री का नहीं दे। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं वीर जी, जब इन्होंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री की थी आम आदमी पार्टी ने, तो मेरे पास कुछ लोग आए, सर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी है, आप पुरुषों की यात्रा फ्री कर दीजिए। मैंने उनसे पूछा, अरे भले आदमी, उस बस में टंकी के अंदर डीजल डलता है, पानी नहीं डलता है। अगर हम उसमें डीजल डालेंगे पैसे से खरीद के, और पुरुषों की भी टिकट फ्री, महिलाओं की भी फ्री, तो वो आएगा कहां से? कौन चलाएगा उसको? कैसे चलेंगी? तो ये मुफ्त का जो है वीर जी, ये एक कोढ़ की बीमारी है, हमें इससे पार पाना होगा। ये केवल बैसाखी देते हैं। तो वीर जी, फौजी जनता पार्टी का ईमानदारी से आपके सामने, आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे दुनिया को बताना चाहता हूं, फौजी जनता पार्टी में बेईमानी की कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, गलत लोगों की कोई जगह नहीं है, दल बदलुओं की कोई जगह नहीं है। यहां पर जगह है केवल ईमानदार, डेडिकेटेड, जिसके लिए देश सर्वप्रथम है। मैंने अब जैसे कई आदमियों ने पूछा है कि आपने फौजी जनता पार्टी बनाई क्या केवल फौजियों के लिए? नहीं वीर जी, मैं साफ कर देना चाहता हूं, फौजी प्लस जनता, यानी देश की जनता, फौजी और देश की जनता ने मिलकर के यह पार्टी बनाई है। और इसका हिस्सा वही होंगे जिसके अंदर सैनिक का चरित्र होगा, सैनिक की खूबियां जिस आदमी में होंगी वही इसका हिस्सा बनेगा, वही चुनाव लड़ेगा, और वो देश की सेवा उस भावना से करेगा जिस भावना से हमारे महान शहीद अपनी शहीदियां दे गए। हमारे कल को अच्छा करने के लिए, कल को सुखी देखने के लिए अपने आज को वो मिटा के चले गए, ताकि हमारा कल जो है सुरक्षित रहे। लेकिन आज उनके खून के आंसू निकल रहे हैं और वो पछता रहे हैं। मैं एक चीज और बताऊं वीर जी, कैप्टन बत्रा जब शहीद हुए थे तो उसकी मां ने, मैंने खुद सुना था, उसकी मां ने ये कहा था कि मुझे गर्व है मेरे बेटे पर, मेरा बेटा देश के काम आया। लेकिन वही कैप्टन बत्रा की मां, जब 1 रैंक 1 पेंशन चल रहा था मुहिम हमारी जंतर मंतर पर, वही वहां जंतर मंतर पर आती है और वो ये कहती है, मेरे बेटे ने किसके लिए कुर्बानी दे दी? इस देश के लिए, जिस देश की सरकार इतनी निकम्मी है, उनको पता ही नहीं सैनिक की जिंदगी क्या होती है, सैनिक का जज्बा क्या होता है, सैनिक की जिम्मेवारियां क्या होती है। क्या मेरे बेटे ने इस देश के लिए कुर्बानी? देखिए कितना फर्क आ गया। ये वर्तमान इतनी नकारात्मक राजनीति वीर जी आज चल रही है, इतनी घटिया राजनीति, मतलब प्रजातंत्र खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल बर्बाद करने जा रहे हैं। ये केवल तानाशाही स्थापित करने जा रहे हैं, इनको बहुत जल्दी उखाड़ना होगा। जी जी, एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला है कि जो आम आदमी पार्टी आई है उसमें, इससे पहले देखो मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसके जो पहले थे वो चोर डाकू थे। अब ये जो लुटेरे, चोर डाकू लुटेरे थे, और ये जो केजरीवाल एक नंबर का ठग है। वो ठग का मतलब होता है जो मतलब मीठा बोल करके उस आदमी को बनवा करके उसको लूट लेना, एक नंबर का। ये सब ठगों का सरदार आ निकल कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब जाएंगे ऐसे यहाँ से। इनका जब वो है ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, एक आपने सुना हुआ श्लोक, जब विनाश की तरफ बढ़ता भी है, विनाश की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 और 25 के बीच में, मैंने पहले भी 2016 में बोली थी बात, ये दोबारा मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आरएसएस जो है, जो मेन आतंकवादी ग्रुप भारत में है, जिसने पूरे सिस्टम को हैक कर रखा है, जिसने ये जो मतलब सारे के सारे उसके नीचे दबे हुए लोग हैं, क्योंकि उसके नीचे दबे हुए काम कर रहे हैं। अगर वो कोई इसके खिलाफ जाता है उसको मरवा देते हैं। तो ये जो है ना, जो इनके भगत लोग हैं, आरएसएस को वही खत्म करेंगे। क्योंकि जिस आरएसएस ने पूरे भारत में आग लगा दी है, पूरे चारों तरफ नफरत की आग बो रखी है, क्योंकि भगत लोग कब तक अपने लोगों को मारेंगे? तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो जब डंडा उठाकर भागेंगे, और जब डंडा उठाकर एक दूसरे को मारेंगे, तो फिर वो दुश्मन को देखेंगे, दुश्मन असली कौन है। तो जब दुश्मन का पता लग जाएगा असली दुश्मन कौन है, फिर ये समाप्त होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 2024 और 25 के बीच में आरएसएस की समाप्ति हो जाएगी आज, और अच्छे लोग सामने आएंगे। ये जो शैतान लोग घूम रहे हैं, हम उनको शैतान बोलते हैं सीधे, क्योंकि जो लोगों का लूट कर खाते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो मतलब दूसरे का बच्चा चाहते ही नहीं है, हजार वादे करके भी मुकर जाते हैं, फिर कहते हैं कि वो तो जुमला था। अरे भाई, जुमला तो था, जुमला थे, लेकिन करोड़ों लोगों का विश्वासघात कर दिया आपने लोगों ने। कितने लोगों का विश्वास मतलब तोड़ा है। एक आदमी निकम्मा, चोर, डाकू, प्रधानमंत्री कुछ भी बैठ जाता है और वो करोड़ों लोगों का नुकसान कर जाता है। तो कितना दुख होता होगा, कितने लोग कितने अरमान लेकर बैठे होंगे। अभी आप बता 7 लाख फौजी थे उस वक्त, तो 7 लाख लोगों के अंदर कितना जज्बा होगा उस टाइम, जिस टाइम बात कर रहे होंगे। और फिर जब इन्होंने मुखरे होंगे, कितना दुख लगा हुआ लोगों को।
इनको तो बद्दुआ है इनकी, इसको मार लेगी इनको। ये मुझे लग रहा है कि 2019 में भी चल रहा है ना जो नफरत की ये शुरुआत हो चुकी है, इनका अंतिम समय चल रहा है, ये जाएंगे आगे। तो हमें भारत को बचाना है और भारत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमने एक प्लान भी किया, हमने शायद प्लान भेजा था आपको, तो वो 31 महीने में हम पूरे भारत को डेवलप कर सकते हैं। गारंटी के साथ में कहते हैं कि हमें, जैसे आपने बोला कि हम फ्री नहीं देंगे किसी को। फ्री का मतलब होता है कि किसी की आदत खराब कर देनी दे करके, किसी को अगर वो उसको फ्री मतलब खाने को मिल जाएगी, फिर कोई क्यों कमाएगा वो। तो उसका मतलब हमें 1 करोड़ आदमी ऐसे चाहिए जो सिर्फ 100 रुपए निकाल करके हमें डोनेशन के दे सकते हैं। फिर हम 100 रुपए में उनको क्या क्या देने वाले हैं कि अगर हमारे पास में 100 करोड़ रुपए एक महीने में आएगा, तो हम 25 करोड़ में एक बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे जहां पर इलाज फ्री हो जाएगा, और 5 बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाएंगे जहाँ पर एजुकेशन फ्री होगा। क्योंकि एजुकेशन और हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा लूट हो रही है, चारों तरफ से शैतान लोग उनको लूटते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए इलाज में एक फैमिली का और उसमें एजुकेशन में कम से कम भी मान के चलिए 30,000 रुपये खर्च हो रहा है एक साल का, तो सिर्फ इंसान को 1200 रुपये देना पड़ रहा है साल का उसको। इसमें इस प्लान के अंदर 20 करोड़ लोगों 20 करोड़ हम रोजगार देंगे लोगों को, कम से कम 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार देंगे। और इसमें 15 करोड़ हम फिल्में नाटक बनाएंगे जो ये नफरत फैली है कि नफरत के उसको हम एक प्यार का संदेश देंगे, क्योंकि जो नफरत जिस चीज से फैलाएगी उससे हम खत्म कर सकते हैं। और 5 करोड़ हम उनको लोगों को देंगे जो पैसे इकट्ठा करके देंगे, 10 करोड़ हम घर पार बनाएंगे जिनके टूटे घर बने हैं, टूटे पड़े हैं। तो हमें सिर्फ 1 करोड़ आदमी ऐसा चाहिए जो सिर्फ 100 रुपए निकाल कर देगा। तो हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि गरीब के पैसे से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे और गरीबों को एक दिन भारत का हम बादशाह बनाएंगे। बस शर्त बेशर्त हमारी यह है कि सच्चाई और ईमानदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने जो बोला कि सच्चे ईमानदार इंसानों को, क्योंकि सच्चाई इन्होंने दबा दी है, मर गई है, इनके हिसाब से मर गई है, क्योंकि इनको पता ही नहीं सच्चाई क्या होती है, कि झूठ के भरे हुए लोग हैं। और अगर कोई कड़वा बोल देता है के खिलाफ उसको पकड़ लो जिसको। अब ये अभी रतन सिंह का देखा होगा, प्रोफेसर रतन सिंह को पकड़ लिया उन्होंने, अभी पकड़ के, मतलब इनके अंदर कोई सहनशीलता नहीं है, कोई हजम करने वाली बात नहीं, क्योंकि अंदर मरे पड़े बिल्कुल जिंदे नहीं है, मरे गए अंदर से। तो ये आपने सही कहा। आप ये देखिए आज देश में जो सरकार है वो सरकार केवल तनख्वाह ले रही है मुफ्त की। जो मंत्री हैं, मंत्री की औकात नहीं है, किसी मंत्री की औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की गलत नीति का विरोध कर सके। शर्म है ऐसे मंत्रियों को। क्या ऐसे मंत्रियों को पद पर रहने का हक है? वो केवल देश की सुविधाएं ले रहे हैं, मुफ्त की सुविधाएं लूट रहे हैं। एक शब्द भी पर आज वन मैन शो है प्राजी, ये वन मैन शासन चल रहा है, एक आदमी शासन कर रहा है। बीजेपी की पार्टी को भी एक आदमी चला रहा है और देश के शासन को भी एक आदमी चला रहा है, और हर जगह इन्होंने ऐसे आदमी भर दिए। अब देखिए, ये पिछला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों इस प्रधानमंत्री महोदय ने दलित शब्द का यूज किया? केवल इसलिए देश को बेवकूफ बनाने के लिए। वरना जब आपने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति चुन दिया तो दलित नाम बता के क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये सीधा सीधा ये है कि इनको, प्रधानमंत्री को अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है, और वो दुकान चलाने के लिए राष्ट्रपति की जरूरत है। इसलिए उनको एहसास कराया है कि आप दलित हैं, आप काबिल नहीं है, लेकिन मैं आपको बना रहा हूं, आप मेरी दुकान चलाने में मदद करना। इसका इशारा यही होता है वीर जी, इसका इनडायरेक्ट इशारा यही था। इसीलिए, और एक बात आपने एक और जिक्र किया था वीर जी, बहुत सुंदर आपने जिक्र किया था कॉर्पोरेट हाउसेज का। बहुत सुंदर बात आपने कही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज जो प्रधानमंत्री बैठे हैं केवल नाम के लिए हैं। सरकार जो चला रहे हैं वो अंबानी और अडानी चला रहे हैं, देश की सरकार ये नहीं चला रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के रूप में उस प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं वो केवल कुर्सी का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। सरकार को एक्चुअली अडानी और अंबानी चला रहे हैं। ये कृषि कानून जो बनाए थे वीर जी, आप क्या समझते हैं ये सरकार ने बनाए? नहीं, ये वहां से आए थे, ये कानून वहां से आए थे। और ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा देश है और इसके अंदर किसी को कान खबर नहीं लगी है। किसानों के ये काले कानून जो नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, वो कानून बनने से 2 साल पहले गोडाउन बन चुके हैं इनके पूरे भारत में। कैसे बन गए गोडाउन? इसका मतलब सरकार वही चला रहे हैं। उन्होंने पहले से बता रखा है कि हमने ऐसे से करना है, और ये गोडाउन, सारे गोडाउन पहले तैयार हो चुके हैं, कानून बाद में आए हैं। दूसरी बात जी, इसके एक और अभी महामारी है। मैं मानता हूं पूरी दुनिया में महामारी है, लेकिन भारत में जो महामारी आई है, मैं कहता हूं वो प्रधानमंत्री की देन है। वो हमारे प्रधानमंत्री ने महामारी, ये बीमारी जो थी, गिफ्ट की थी देश को। क्योंकि 30 जनवरी को वुहान सिटी से एक केस हमारे यहाँ केरला में आया था, 30 जनवरी को 2020 को।
इसके बाद 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को कोई केस नहीं है। 3 फरवरी को 2 केस और आए, वो भी वुहान सिटी से केरला में आए। तो एज ऑन 3 फरवरी 2020 हमारे यहाँ केवल 3 केस थे। अगर उस टाइम प्रधानमंत्री महोदय अपने पद की गरिमा को समझते तो इंटरनेशनल जर्नी को बंद कर देना चाहिए था, भारत में एक भी केस नहीं आना था। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने आका को, उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रंप को बुलाना था, उनके लिए यात्राएं खुली रखी। और ट्रंप के साथ जो आए थे काफी संक्रमित लोग थे, मुझे पता चली थी, अमेरिका में हमारे भी कई जान पहचान के वीर जी उनमें संक्रमित थे। और मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में उनकी जो रैली हुई है, लाखों लोग थे। और उसके बाद अहमदाबाद के अंदर सबसे भयंकर ये बीमारी फैली थी। दोबारा वहां से ट्रंप गए थे आगरा, आगरा में दूसरे नंबर पर बीमारी ये फैली है। तो क्यों, उसके बावजूद भी आप देखिए, ये चलो ट्रंप चले गए थे 24 फरवरी को, तब भी कर देते, तुरंत नहीं किया इन्होंने। पहले तो कंट्रोल करते तो हमें लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन्होंने 1 महीना और इंतजार किया। और ताज्जुब देखिए, क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा है? 24 मार्च को 8 बजे प्रधानमंत्री भाषण करते हैं देश को और रात 12 बजे से लॉकडाउन लगा देते। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। इस देश के अंदर गरीब हैं वीर जी, जो सुबह मजदूरी करने जाएगा, शाम तक 400-500 लाएगा तो घर में चूल्हा जलेगा, नहीं तो चूल्हा नहीं जलेगा। इन्होंने सोचा उनके बारे में? तुमने सब कुछ सुबह से बंद कर दिया। वो गरीब कहां जाएगा, क्या कमा के लाएगा, क्या खिलाएगा बच्चों को, किराया कहां से देगा? कुछ नहीं। प्रधानमंत्री शायद ये सोचते हैं कि जैसे ये एसी कमरे में रहते हैं, अरबों खरबों की आमदनी है, शायद पूरे देश को इन्होंने यही दे रखा है, यही सोचा इन्होंने। वीर जी, कितने लोग मारे गए हैं, लोग घरों से निकल लिए। लोगों ने ये कहा है शायद कोरोना तो हमको बख्श देगा, कोरोना हमको माफ कर देगा, लेकिन भूख माफ नहीं करेगी। वो अपनी धरती पर जाने के लिए, अपने देश में जाने के लिए, अपने प्रांत में जाने के लिए, जन्मभूमि में जाने के लिए तुरंत निकल लिए और रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान दी है। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर मर्डर चार्ज लगने चाहिए। इन्होंने मर्डर किया है उन देशों, उन लोगों का, बिना प्लानिंग के इन्होंने घोषणा कर दी और वो लोग सड़कों पर मारे गए हैं, बेमौत मारे गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर मर्डर चार्ज लगना चाहिए, इनके ऊपर ये हत्या के चार्ज लगने चाहिए, केस चलना चाहिए और इनको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। अभी देखिए हर रोज बलात्कार हो रहे हैं और इनका एक नारा था वीर जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलो पढ़ाओ तो छोड़ दो, पढ़ेगी तो तब जब वो बेटी बचेगी। मैं कहता हूं बेटी बचाओ, ये जो नारा था, हम भी सोचे, हमने सोचा यार बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बेटी बचाने के लिए बात करे, यानी कितनी चिंता है। लेकिन वो इशारा कुछ और था वीर जी, इनका इशारा था बेटी बचाओ। किससे? हमारे नेताओं से, क्योंकि इनके नेता कितने गैर जिम्मेदार हैं। बीजेपी के कितने नेता हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कारों में लिप्त हैं। तो इनका सीधा इशारा था कि हमारे नेता निकम्मे हैं, अपनी बेटियों को बचा के रखना, ये था। आज बेटियों की क्या हालत हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहां हो रहा है और वो सीना ठोक कर कहता है रात 12 बजे हमारी बहन बेटियां अकेली निकलती हैं। कहां निकलती है मुझे बताइए, मैं पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश से, कहां निकलती हैं बेटियों की क्या हालत हो रही है। राजी, आज देश में कहीं भी शांति नहीं है, कॉर्पोरेट हाउसेज सरकार को चला रहे हैं। हमें एक सरकार चाहिए जो लोगों द्वारा बनाई हो, लोगों के लिए हो और लोगों की हो। आज ऐसे नहीं है, आज सरकार ईवीएम द्वारा बनाई है, कॉर्पोरेट के लिए है, देश के लिए नहीं है, देशवासियों के लिए नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, फौजी जनता पार्टी का ये सपना है, एक रिक्शा वाला रिक्शा लेके निकल रहा है और रास्ते में नामांकन भरे जा रहे हैं, तो रिक्शा वाला भी अपनी गाड़ी को ताला लगा के रिक्शा को तुरंत आए और नामांकन भर दे और वो भी एमएलए बन जाए। हम वो दिन लाना चाहते हैं। अधिकार सबके बराबर है, गरीब को, और जब तक गरीब को वहां नहीं भेजेंगे, जब तक ये लुटेरे लोग बैठे रहेंगे, देश नहीं सुधर सकता वीर जी। हमें गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, जवानों को, इनको चुन के, और जब ये चुन के जाएंगे वो सच्चे जनप्रतिनिधि होंगे। वीर जी, हमारे संविधान में लिखा है जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, लेकिन आज वहां कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, वहां पार्टी प्रतिनिधि बैठे हैं। तमाम के तमाम पार्टी प्रतिनिधि हैं। हमें पार्टी प्रतिनिधियों को खत्म करना होगा, इनको उखाड़ना होगा और जनप्रतिनिधि वहां भेजने होंगे। क्योंकि देखिए, पार्टी प्रतिनिधि है तो वो पार्टी की सेवा करेगा, जनप्रतिनिधि होगा तो वो जनता की सेवा करेगा। आज जनता की सेवा करने वाला कोई नहीं है। फौजी जनता पार्टी विश्वास दिलाती है देशवासियों को कि फौजी जनता पार्टी के माध्यम से जो चुन के जाएगा वो सच्चा जनप्रतिनिधि होगा, वो जनता की सेवा के लिए जाएगा। प्रधानमंत्री बोलते हैं अपने आप को सेवक, प्रधान सेवक, ये तो प्रधान बर्बादी करने वाले हैं, प्रधान सेवक नहीं। सेवक कहां करें, ऐश कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री महोदय के शौक देखिए आप, उनके शौक देखिए। ये पहले कहां निक्कर पहन के घूमते थे और आज ये 10-10 करोड़ का सूट पहनते हैं। ये क्या, ये देश को सुधारेंगे? ये गरीब की गरीबी को देखेंगे? इनको गरीबी कहां से नजर आएगी वीर जी? इनका चश्मा ही अलग किस्म का है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा वीर जी,
पूरे देशवासियों से और पूरी दुनिया भर में हमारे भारतवासी जहां बैठे हैं, देश को बचा लो। मैं ये हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं, ये देश बड़ी मेहनत से आजाद कराया था, महान कुर्बानियां दे करके आजाद हुआ है, इसको बर्बाद मत होने दें। इसको ऐसे आप देखते रहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूं, भारत को बचा लो, इस भारत की पवित्र भूमि को बचा लो। गलत लोगों के हाथ में आज सत्ता है, निकम्मे लोगों के हाथ में सत्ता है, भ्रष्टाचारियों के हाथ में सत्ता है, बलात्कारियों के हाथ में सत्ता है। इस देश को बचा लो, इनको उखाड़ के सच्ची और ईमानदार एक सरकार चुननी होगी जो लोगों के लिए होगी और लोगों के हित के लिए होगी, लोगों के लिए काम करेगी। ये मेरा पूरे देशवासियों से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है प्राजी। जी। दरअसल क्या है, जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, जितनी भी ईमानदार से काम करने वाली बहुत सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठे हो जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है ना, मतलब जैसे बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे कि मोदी है या योगी है या मतलब अडानी अंबानी है, ये मतलब देश को गुलाम बनाएंगे। ऐसा नहीं है, गुलाम बनाने वाले पहले भी आए थे, सिकंदर भी आया था, हिटलर भी आया था, वो भी चाह रहे थे बनाना। हिटलर भी गया, सिकंदर भी गया, मोदी, योगी, अंबानी, अडानी सब चले जाएंगे और देश के हाथ जो है ना, देश जो उन लोगों के हाथ में आएगा, देश जो सुरक्षित, मतलब मेरे ख्याल से जो अभी देश में कुछ तब्दीली आएगी, तो हम चाहते हैं कि अपने रक्षा खुद करें। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब सब हिले वसीले खत्म हो जाए, जब मतलब सब खत्म हो जाए तो फिर वहां पर तलवार उठानी जायज है। अभी अपने अपनी अपनी हेल्प के लिए हम चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये घरों में हमले करें, अभी तो ये शहरों में कर रहे हैं अपने 2-2 फुट के डंडे। जो फौजी भाई है, मतलब फौजी को तो पास बंदूकें होती हैं, लेकिन अपने आदमी अपनी रक्षा के लिए खुद के, किसी का खून नहीं बहाना, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए 2-2 फुट के डंडे पास में रखें। अगर 50,000 भी आदमी डंडा लेकर निकल पड़े ना रोड के ऊपर, तो इनकी हवा निकल जाएगी। और फौजी तो साथ में होंगे, हमारे साथ में पुलिस वाले भी साथ में होंगे, क्योंकि पुलिस वाले जो इनके साथ में दबे फिलहाल वो भी दबे। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ नहीं ਹੁੰਦੀ है। चोरों के बिल्कुल, चोरों के अंदर बिल्कुल पैर कमजोर होते हैं। वो केवल तानाशाही से धमका करके जितने दिन तक सोच रहा है मेरा डर दिखाई देता रहे, वो डर, अगर हम डरेंगे तो ये लोग कभी भी काबू में नहीं आएंगे। हमें डरना नहीं है वीर जी। देखो वीर जी, मौत वो निश्चित की हुई है, वाहिगुरु ने निश्चित की हुई है मौत कब आनी है। फिर हमें डर के क्यों जीना है, किस लिए डरना? और गलत लोगों से डर के जीना तो हम लोग खुद, इसका मतलब हम कायर हैं। हमें डरना नहीं है, हमें इनको डराना है, इनको हटा। और डरा, हम गलत नहीं, नाजायज नहीं डराएंगे, हम इनके जो कारनामे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए डराएंगे नहीं, केवल धमकाएंगे नहीं, इनको उखाड़ेंगे। और हमें बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं। हमें किसी को डरना नहीं है, हमें मजबूती से इनको उखाड़ना है, इनको बोलना तुम गलत हो, तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो, तुम भागो, इस देश के लायक तुम नहीं हो, तुम वहीं जाओ गोरे अंग्रेजों के पास जिनका तुम समर्थन करते थे, तुम वहीं चले जाओ। इस देश के ये औरों को भेजते हैं, मैं कहता हूं इनको जाना चाहिए वहां। ये इस देश के काबिल है ही नहीं। इस देश में वही रह सकता है वीर जी जो भारत का प्रेमी होगा, भारत से प्यार करता होगा, धरती माता से, भारत माता से जो प्यार करेगा वही इस देश में रहेगा। जो भारत माता का दुश्मन है उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है ब्रदर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारा पूरा समर्थन आपकी पार्टी को है। सच्चाई ईमानदारी से चलने वाले के लोगों प्लान जो हमने दिया है आपको, अगर इससे हम लोगों तक जा सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों को जोड़ना हमारे लिए आसान बात तो है नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जो हम इतने बड़े बड़े फायदे देने वाले लोगों को 31 महीने उसको हम कर सकते हैं। तो हमने कि जो नाटकों के द्वारा, फिल्मों के जरिए, तो कहते हैं ना कि लगी है जो चारों तरफ नफरत की आग, उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। आपस में जो नफरत की दीवारें खड़ी हो गई हैं, धर्मों के बीच में जो नफरत की दीवारें खड़ी हो गई हैं, उनको हम प्यार के बुलडोजर से गिराएंगे। तो याद रखिए, जब तक हम जिंदे हैं तब तक हम ये काम करते रहेंगे। और हम ये जो शैतान लोग घूम रहे हैं, ये तो जाएंगे एक दिन। और ये एक छोटी सी और ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है, हम लोग मिलकर के प्यार से, ये जो महामारी आई थी वीर जी, सरकार का इसको रिकवर करने का कोई योगदान नहीं है। ना इन्होंने कोई अस्पताल बनाया, ना इन्होंने कोई गैस प्लांट लगाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपस में हम लोगों ने, कितने गुरुद्वारों ने आन के बाहर आकर के लंगर भी चलाए हैं, गैस के लंगर भी चलाए, खाने के चलाए, कितने और एनजीओज ने, कितने भाइयों ने, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, सब शामिल हैं। सब ने एक दूसरे की मदद की है, एक दूसरे की रक्षा की है और एक दूसरे को बचाने में सहयोग दिया है। इन कबीर जी, और ये कितनी झूठी है,
इनको शर्म नहीं आई है। इन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा है कि गैस की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। इनकी जबान क्यों नहीं लड़खड़ा गई है बोलने से पहले? कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं पूरी दुनिया ने देखे हैं। शमशान घाटों में लाइन लगी वीर जी, वहां पर 100 150 200 जो अर्थियां हैं एक लाइन में लगी हुई हैं, और अंतिम संस्कार करके लोग घर पहुंचते हैं तो दूसरी अर्थी तैयार मिली है। ऐसे माहौल थे। आपस में हम लोगों ने मदद की है, एक दूसरे का सहयोग किया है, उसमें किसी ने धर्म नहीं देखा। हमारे सिख भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू, क्रिश्चियन सब एक साथ आए हैं। और अगर आपस में हम मदद नहीं करते तो हमारे आंकड़े जो मौत के थे वीर जी वो कई गुना और ज्यादा बढ़ते। सरकार उसमें टोटल कमी थी। मैं आपकी बात का दिल से समर्थन करता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम सब लोग साथ आए, प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलके और इकट्ठे होकर के जब चलेंगे तो इनकी औकात नहीं है, क्योंकि इनमें दम नहीं है वीर जी। इनकी टांगे कमजोर है, केवल तानाशाही ऊपर से दिखा रहे हैं। तानाशाह की टांगे कमजोर होती हैं क्योंकि वो सच्चाई पर नहीं खड़ी है। उसकी टांग सच्चाई पर नहीं है, वो बुराई पर खड़ी है, झूठ पर खड़ी है। वही हालत थी सरकार का वीर जी। जी जी, दरअसल ये तो रेत के इन्होंने रेत के महल में बैठे हैं। जब वो नीचे से खसका देंगे रेत का महल तो ये सब रेत का महल झूठ के महल के ऊपर खड़े, क्योंकि इनके पैसे, अडानी अंबानी के पास में बहुत सारा पैसा है। जब पैसे आने बंद हो जाएंगे सब के सब 1 मिनट में नीचे गिर जाएंगे। जब आमदनी होती है ना बहुत, क्योंकि जब करोड़ अरबों खरबों रुपए का जो रोजाना लेन देन होता है ना, जब एकदम से नीचे से कट जाएगा ना वो, फिर एकदम से मिट्टी मिल जाएंगे। उनका कोई मतलब इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये सिर्फ या तो आत्महत्या करेंगे या फिर ये डूब कर मर जाएंगे। इतना इनके सिवा और कोई इलाज नहीं इनके पास में, क्योंकि ये क्योंकि इतने पैसे कहाँ से उतारेंगे? तो इनकी आमदनी हम खुद बंद कराएंगे। हम जो प्लान लेकर आ रहे हैं उसके हिसाब से जो हम करेंगे तो एक भारत के लिए, भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए कम से कम इस प्लान में हम 5000 लोगों को हर स्टेट में तनख्वाह नौकरी मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सभी इस प्लान से जरूर जुड़ेंगे। तो हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है भाई साहब, और उम्मीद करते हैं आप सच्चाई और ईमानदारी से चलते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी ही ऐसी है जो इसको सिस्टम को पलट सकती है, जो इस शैतान को भगा सकती है। ये तो डरपोक लोग हैं, डर कर भाग जाएंगे या वे चुपचाप बैठ जाएंगे। थैंक यू इससे जुड़ने के लिए। और कोई लास्ट में संदेश देना चाहते दे सकते हैं भाई साहब? बस वीर जी आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने भारत की इतनी चिंता की है, भारतवासियों की और गरीबों की आपने चिंता की है, किसानों की आपने चिंता की है। मैं इसके लिए, मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे वीर जी, मैं आपका किन शब्दों से शुक्रिया करूं। लेकिन आपसे बस यही निवेदन करूंगा, जो जोश और जो जज्बा और जो प्यार आपने दिखाया है आप यही बरकरार रखिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको भी और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, कभी आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा। फौजी जनता पार्टी बिल्कुल आपकी भावनाओं के हिसाब से काम करेगी और जो महान सपना था उनके सपनों के मुताबिक काम करेगी। उनके सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे वीर जी, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। कभी भी किसी देशवासी को निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जुमले फेंकने वाले हैं इनको उखाड़ना है। और हम जो कहें, हम कम कहेंगे और ज्यादा करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। हम जितना कहेंगे उससे ज्यादा करेंगे, ज्यादा कह के हम कम नहीं करेंगे, हम कम कह के ज्यादा करेंगे वीर जी। मैं भरोसे में पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, कभी किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आपको हमारी कई भी बातों का कभी पछतावा नहीं होना पड़ेगा। जब आप साथ जुड़ेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि हम बहुत सही जगह और सही पार्टी के, और जो ये किसी एक की पार्टी नहीं वीर जी, पूरे देशवासियों की पार्टी है, पूरे फौजियों की प्लस पूरे देशवासियों की, देश की जनता की, सबकी पार्टी है। और हम लोग सब मिलकर के इसको हम कामयाब करें और इनको गलत ताकतों को उखाड़ के, फिर हमें कम से कम 30-40 साल लगेंगे वीर जी देश को वापस उसी जगह लाने में जहां देश था, 30-40 साल। और मैं विश्वास दिला सकता हूं पूरे देशवासियों को, भारत नंबर 1 देश होगा एक दिन दुनिया में। भारत की तरफ पूरी दुनिया देखेगी। आज भारत को नफरत की नजर से लोग देख रहे हैं, इन राजनीतिकों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से। हम भारत का वही स्थान कायम करेंगे और भारत को और भारतवासियों को इस बात पर गर्व होगा कि आज दुनिया में नंबर 1 जो है वो भारत है। आप प्राणी विदेशी धरती पर बैठ के भी आपको भारत की इतनी चिंता है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि आपको कभी भी हमारी तरफ से निराशा नहीं होगी। जो आपने विश्वास दिखाया है फौजी जनता पार्टी में, कभी फौजी जनता पार्टी आपके विश्वास को डगमगाने नहीं देगी। ये मैं भरोसा देना चाहता हूं पूरे देशवासियों को। जी, हमने ये कहना, जब जैसा आप बोल रहे हैं ना, यहाँ बैठ कर फिक्र कर रहे हैं, मतलब देखो इसमें हमने कोई बड़ी बात नहीं की है, हमने तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। गुरु नानक साहब की एक गुरबाणी के अंदर लिखी हुई चीज है, एक पिता एक इसके हम बारिक, तू मेरा गुरहाई।
हमारे लिए तो पूरा संसार ही अपना हो गया है। हम तो जब तक चले झूठ के रास्ते पर, तक हमारा परिवार ही हमारा हमारा नहीं मिला है, जब तक हमारा अपना परिवार भी अपना नजर नहीं आया है। जब हम चले सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर, तो हमें पूरा संसार ही अपना परिवार नजर आया। तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी के ऊपर। थैंक यू, आपका स्पेशल धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं आप पूरी उम्मीद के साथ में, पूरे जज्बे के साथ में, पूरे हिम्मत के साथ में कुछ दिन पर सत्ता में आएंगे, और हम हमारा पूरा साथ रहेगा। और ये शैतान जो लोग बैठे हैं, या तो भाग जाएंगे, या वे डूब जाएंगे, या ये खत्म हो जाएंगे। थैंक यू जुड़ने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय जवान, जय जवान, जय किसान। जय किसान, जय जय हिंद। जय, थैंक यू।